गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम आपको द स्कारलेट लेटर की समरी सुनाएंगे और इस नॉवेल को, इस फिक्शन को लिखा है नैथानिएल हॉथॉर्न ने, जिस नॉवेल का पब्लिकेशन 1850 में किया गया था। और हम नॉवेल पर जाएं, उसकी समरी आपको सुनाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो उसमें हमें फॉलो करिए। तो चलते हैं नॉवेल पर, और नॉवेल पे चलें उससे पहले इसके जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहेगी, उनको एक बार हम आपको परिचय कराते हैं। उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी को सबसे मेन कैरेक्टर रहेंगे वो हेस्टर हैं, जो कि इस पूरे फिक्शन में लीडिंग फिगर है, लीडिंग कैरेक्टर हैं, जिनके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी रहती है। अगला जो मेन कैरेक्टर है वो ऑर्थर डेमिसडेल है। अगला जो मेन कैरेक्टर है रॉजर चिलिंगवर्थ हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं पर्ल है, जो हेस्टर की बेटी है। तो चलिए आते हैं हम इस कहानी पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको कहानी का बताएंगे कि आखिर नैथानिएल साहब ने इस कहानी को लिखा क्यों था, क्या वजह थी। एक्चुअली इसका पब्लिकेशन 1850 में था और ये बैक में करीब 200 साल पहले का एक विचार था। उस टाइम की एक सोच थी नैथानिएल साहब की। एक बार वो अपने एक ऑफिस में जब काम कर रहे थे, उन्हें एक छोटा सा एक इस तरह का कपड़ा मिला था। उस कपड़े पे एक आकृति थी और वो आकृति किसकी थी? ए लेटर की। उस पे ए लेटर लिखा हुआ था और एक छोटा सा यही इस पे कढ़ाई थी। कढ़ाई आप समझते ही होंगे। तो ये कढ़ाई थी किसकी? ए लेटर की। और इस ए लेटर को ही देख के वो थोड़ा इस तरह से प्रेरित होते हैं कि वो एक नॉवेल ही लिख देते हैं और नॉवेल का टाइटल रखते हैं द स्कारलेट लेटर। तो ये तो था बच्चों इस कहानी की दरअसल बैकग्राउंड। और हाँ, उस दौर में एक बात और आपको बताना चाहेंगे जो इस कहानी में दिखाने की कोशिश करते थे कि 200 वर्ष पहले, मतलब 1850 से अगर लगभग 200 वर्ष बैक में जाएंगे तो वो 1650 के आसपास, ये एक वो दौर था जब इंग्लैंड में पादरियों का बोलबाला था। चर्च एक तरह से हुकूमत करते थे, चर्च राजा को डायरेक्शन देते थे। तो उसमें सबसे बड़ी जो ताकत थी वो वहाँ के पादरी या क्लर्जीमैन हुआ करते थे। तो उसी बात को, उन्हीं चीज़ों को सेंटर में रखते हुए इसमें नैथानिएल हॉथॉर्न साहब ने इस नॉवेल को लिखा था। अब हम चलते हैं कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी होता क्या है कि एक बहुत बड़ा क्राउड होता है जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। एक बाहर खड़े हुए थे एक बड़े से एरिया में, और वहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था किसी के आने का। और वो होता कौन है? एक्चुअली में ये जेल का दरवाज़ा खुलता है, एक महिला गोद में लिए हुए एक छोटी सी बेटी को बाहर आती थी। और एक ऐसा चबूतरा था, एक ऐसा मचान था जिस मचान पे खड़े होना था उस लेडी को, उस बच्ची को साथ में लेके। आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों हो रहा होगा। तो जी हाँ, उसकी वजह ये थी कि उसके हाथ में जो बच्ची थी वो बच्ची इल्लीगल बच्ची थी, एक अवैध तरीके से जन्मी हुई बेटी थी। और उसकी सज़ा ही वो महिला भुगत रही थी, जिस महिला का नाम था हेस्टर। तो हेस्टर जो थी वो सज़ा भुगत रही थी उसमें। वहाँ पे उसे चर्च से ही सज़ा दी गई थी कि इसने ये गलत तरीके से, ये पाप में जन्मी हुई बच्ची है, तो अब इसने एक पाप किया है, उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसे उस मचान पे खड़ा होना पड़ेगा जिस मचान पे सज़ा होती थी मौत की। उसी जगह पे उसे फांसी दी जाती थी। लेकिन इसकी सज़ा को थोड़ा सा मर्सीफुल तरीके से दिया जा रहा है कि इसी पे कुछ घंटे ये खड़ी होगी और इसके गले में एक ब्रेस्ट की साइड में क्या एक ए लेटर को लटका दिया गया है। एक इस तरह से लगा दिया गया, एक कढ़ाई नुमा जिस पे ए लिखा हुआ था। ए जो सिंबल था वो एडल्ट्री का था, मतलब कि एक व्यभिचार में फंसी हुई महिला है या व्यभिचारिणी है, ये सिंबल होगा। ए जो है इज नॉन फॉर द एडल्ट्री का सिंबल था, जिसका ये
बोला जाएगा कि ये महिला व्यभिचारिणी है और इसे हर वक्त इस गले में इसे धारण करना पड़ेगा, जिससे इसे बार बार ये पता होता रहे, बार बार एहसास होता रहे कि ये एडल्ट्री में कहीं ना कहीं रही और उसी की वजह से इसकी गोद में बच्ची है। तो अब वो महिला 3 घंटे तक वहाँ पे रही। तमाम सारे लोग उस शहर के उस चीज़ को वहाँ पे देखने के आए कि किस तरह से महिला वहाँ पे खड़ी होके अब उस सज़ा को काटेगी या उस सज़ा को एक्सेप्ट करेगी। वहाँ पे तमाम लोग थे, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था, उमर दराज था, जिसने एकदम जैसे ही हेस्टन को देखा समझ गया, पहचान लिया। और हेस्टर भी खड़ी हुई, वो समझ ली, पहचान ली। लेकिन उसी भीड़ में ऐसा लग रहा था कि वो जो आदमी था रॉजर चिलिंगबर्ग था, वो उसका हस्बैंड था, जो उंगली से कुछ ऐसा इशारा कर रहा था जिसका मतलब था कि चुप रहना, मेरी पहचान को गुप्त रखना, बोलना नहीं हमारे विषय में। और कुछ अगर हेस्टर कहना भी चाह रही थी तो वो भी अपने आप को रोक लेती है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा था, कुछ इस तरह का सीन था, ऐसा दृश्य था। 3 घंटे की वो सज़ा पूरी होती है, मुकम्मल करती है, और जो उसे सज़ा दी गई थी वो भी लगभग अब सज़ा काट चुकी होती है, बाहर आती है हेस्टर उस छोटी सी बच्ची को गोद में लेके बाहर आती है। तो अब ये रॉजर था, ये इसका हस्बैंड था। थोड़ा सा आपको इसके विषय में ज़रा बताना चाहेंगे। ये अपनी पत्नी हेस्टर को छोड़ के दूसरे देश में चला गया था, बोल के गया था कि कुछ दिन के बाद आएंगे, लेकिन काफ़ी दिन हो गए, वक्त बीतता चला गया, हेस्टर इंतज़ार करती रही और ये रॉजर चिलिंगबर्ग नहीं आया। चिलिंगवर्थ जब नहीं आया तो उसे ऐसा ख्याल आया कि शायद इसकी डेथ हो गई होगी। वो दौर ऐसा था कि ना तो तब टेलीफोन की व्यवस्था नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो कुछ ऐसा इनका एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हेस्टर समझ गई कि शायद उसकी डेथ हो गई होगी। तो इसी बीच में उसके संबंध कहीं दूसरे से हो गए थे और उससे जिससे संबंध हो गए थे उसी से वो बच्ची उसे आ गई थी उसकी गोद में। अब कुछ यूं होता है कि रॉजर अपने में वहाँ पे जब गया था तो एक मेडिसिन का बड़ा अच्छा नॉलेज उसने वहाँ पे गेन कर लिया था, एक अच्छा डॉक्टर बन गया था। तो जिस नगर में ये हेस्टर रहती थी उसी नगर में आके उसने अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जब मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी तो हेस्टर को दिखाने के लिए रॉजर को बुलाया गया। रॉजर जब पहुंचता है हेस्टर से पूछता भी है कि हाँ भाई, आप दवाई देने के बाद वो ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन था, तुम्हारा लवर कौन है जिससे तुम्हें ये बेटी पैदा हुई है। हेस्टर यहाँ पे इस बात को बताने से मना कर देती है, क्योंकि हाँ, जब उस मचान पे खड़ी हुई अपनी सज़ा को वो काट रही थी, ले रही थी 3 घंटे की, वहाँ पे तमाम लोगों की उपस्थिति में, तब वहाँ पे पादरी ने आके उससे पूछा भी था कि मुझे ये बताइए कि इस पाप में भागीदार कौन है आपका। तो हेस्टर ने तमाम दबाव के बावजूद उस बात को वहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया, नहीं बोला कि उसमें पाप का भागीदार कौन है, किसकी ये बच्ची है, इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। हेस्टर ने बिल्कुल नहीं बताया किसी वजह से। तो जब रॉजर पूछता है तो अब भी वो मना कर देती, कह देती है कि इस बात को मैंने वहाँ भी नहीं बताया और आपको भी ये बात हम नहीं बताएंगे। लेकिन रॉजर ये पूछता है, बार बार दबाव देता है। हेस्टर मना कर देती कि इस बात को हम राज रखेंगे, रहस्य रखेंगे, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हेस्टर से ये कहता है रॉजर कि हाँ, तो आप ये बात ज़रूर दिमाग में रखना कि हमारी पहचान कभी आप डिस्क्लोज़ मत करना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हेस्टर ये वचन दे देती है कि हाँ, हम ये बात किसी को पब्लिक फोरम पे या कहीं पे भी किसी भी आदमी को नहीं बताएंगे कि तुम हमारे हस्बैंड हो। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। अब रॉजर ने ये कसम खा ली क्या कि मुझे तुम्हारे उस लवर को ढूंढ के निकालना है और उसे भी हम सज़ा दिला के रहेंगे जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, इस बच्ची को जन्म दिया और तुम्हें इस पब्लिक के बीच में इतना बड़ा पनिशमेंट मिला था। तो हम उसको भी, जो इसमें सहभागिता जिसने करी थी, उसको भी दंड दिला के ही रहेंगे। तो अब ये बात इसके सामने बोल देता है, लेकिन इससे वचन भी ले लेता है क्या कि आप किसी को ये मत बताना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। ठीक है, चलता है आगे कहानी में हम
कि अब ये धीमे धीमे वक्त गुजरने लगा, हेस्टर थी वहाँ रहने लगी और उसने अपना आजीविका को चलाने के लिए एक छोटा सा काम सीख लिया था। वो काम कौन सा था? सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया था, जिससे कि उसके जो रोज़मर्रा के खर्चे थे वो भी चलने लगे। धीमे धीमे हेस्टर वहाँ पे एडजस्ट होने लगी उस जगह पे। लेकिन वहाँ के शहर के जो गरीब तबके के लोग थे, या हम जो कहते ना जो बिलो बैकवर्ड थे या बिलो एवरेज थे या एवरेज बीइंग्स थे, उन सभी ने एक्सेप्ट करने लगे हेस्टर को, क्योंकि हेस्टर वहाँ पे आने के बाद उसका जो व्यवहार था वो बहुत सामान्य होने लगा, ठीक होने लगा, लोगों के साथ अच्छा रहने लगा और वो एक काम भी करने लगी। तो वो लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे, सही मानने लगे। लेकिन एक वो तबका था जो अपर एवरेज था, वो हेस्टर को बुरा मानता था कि हेस्टर जो है वो कैसी है, व्यभिचारिणी है, वो एडल्ट्री की उसके ऊपर एक बड़ा ब्लेम लगा हुआ है, एक आरोप लगा हुआ है। और जिस आरोप क्या वो एक सच भी है, क्योंकि आरोप वहाँ पे साबित भी हो चुका, उसकी सज़ा भी उसे मिल चुकी है। तो इसलिए उसे वो बुरा मानते थे, उसके साथ अपने बच्चों को या उसके साथ बैठना गलत मानते थे। एक ऐसा वर्ग था वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो उसे ठीक मानता था कि उसका जो गलती से कभी हुआ था, लेकिन उसके लिए उसे दंड भी मिल चुका है। अब आज की तारीख में जब से ये आई है तब से आज तक इसका व्यवहार अच्छा है, तो लोग उसे अच्छा मानने लगे, काम अपने कराने लगे। बहुत अच्छा सफाई से सिलाई और कढ़ाई का काम हेस्टर वहाँ पे करने लगी। लगातार ये करती रही। तो एक दिन होता क्या है कि शहर के गवर्नर ने उसे बुलाया, क्योंकि वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो हेस्टर को बुरा मानता था। अब हेस्टर को बुरा मानता था, इसीलिए लोग ये कहने लगे कि अब ये जो बेटी इसके साथ पल रही है, बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, वो उससे अलग होनी चाहिए, क्योंकि इसके कैरेक्टर का इम्पैक्ट इसकी बेटी पर पड़ेगा। ये लोग चाहते थे कि इसका अलग होना चाहिए। और उन्हीं लोगों में से एक थे उस शहर के गवर्नर भी। वो भी नहीं चाहते थे कि ये जो बेटी इनकी है, जिसका नाम पर्ल है, पर्ल धीमे धीमे बड़ी हो रही है, अब पर्ल जो है हेस्टर से अलग रहे। तो गवर्नर महोदय ने हेस्टर को बुलाया, या एक हेस्टर भी मिलना चाहती थी, एक बहाना लेके गई थी हेस्टर के पास। उन्होंने एक हैंकी दिया था कि इसे ज़रा डिज़ाइन करना, इसके ऊपर कुछ कढ़ाई करना, कुछ नक्काशी करना, इस तरह का कुछ दिया था। तो वो लेके उस बहाने से पहुंची और उधर वो भी बता रहे थे। तो इसकी भी अपनी एक ये शिकायत भी थी गवर्नर महोदय को कि हमें लोग ऐसा कहते हैं बेटी से अलग रहना। वो भी गवर्नर साहब ने भी कहा कि हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, जब ये पहुंचती है तो वहाँ पे गवर्नर सर के साथ मीटिंग करने वालों में ऑर्थर डिमेंसडेल भी थे, जो कि वहाँ के पादरी थे। पादरी आप समझ सकते हैं कि उस दौर में उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती थी। जिस तरह से मौलवी या पुजारी होते हैं, उसी तरह से पादरी होते हैं। तो उनका भी वही कद होता है। एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व थे वो ऑर्थर साहब। और उनके साथ बैठे थे रॉजर चिलिंगबर्ग। तो ये लोग जब सारे वहाँ पे बैठे हुए थे, वहीं पे ये पहुँचती है हेस्टर अपनी बेटी को लेके, कहती है कि साहब ऐसे इस तरह से इस पे ज़रा अमल करिए। तो वो कहते हैं कि देखिए, इस बात के हम भी खिलाफ हैं कि ये बच्ची आपसे अलग हो, क्योंकि आपके कैरेक्टर का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन वो कहती है, हेस्टर कहती है कि हुजूर, हमारे साथ हमारे टाइम के लिए या हमारे जीवन का एकमात्र सहारा ये पर्ल ही है। अगर इसको हमसे जुदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो मेरी लाइफ जो है बहुत टफ हो जाएगी। हम ज़िंदगी को काट नहीं पाएंगे। जीना तो हमारा अब है नहीं, हम ज़िंदगी को काट ही रहे हैं, वो भी काटना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें इंटरवीन करते हैं ऑर्थर डिमेंसडेल साहब, जो कि पादरी थे। वो कहते हैं गवर्नर महोदय से कि ठीक है सर, बात ज़रा सही कह रही है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये अकेली पड़ जाएगी, फिर इसे कैसे काट पाएगी, समय को कैसे काटेगी, ज़िंदगी कैसे जिएगी। तो इनके इंटरवीन करने से वो थोड़ा सा गवर्नर साहब को दया आती है, और दया आती है, रिकमेंडेशन भी था इनका, क्योंकि पादरी की बात को काटना सबके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो इनको हम रहने की, पर्ल को साथ रखने की इजाज़त देते हैं। तो जब इस तरह का उन्होंने बोला तो अब हेस्टर भी ज़रा खुश हुई, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को नोटिस कर रहा था रॉजर। उसे लग रहा था रॉजर चिलिंगबर्ग को कि आखिर ये रिकमेंड क्यों कर रहा है इस बात को। इसे यहाँ से डाउट होने लगा। किस पे? ऑर्थर पर।
ऑर्थर डिमेंसडेल को कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि रोजर जिस आदमी को ढूंढ रहा था और जिस पे शक जा रहा था वो ऑर्थर ही था। कहीं ऐसा तो नहीं इस ऑर्थर ही इसका बायोलॉजिकल फादर हो इस बच्ची पर्ल का। अब आगे क्या होता है, अब धीमे धीमे वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, ऑर्थर डिमेंसडेल की उम्र भी बढ़ती गई, और जब उम्र बढ़ती है तो वो कमज़ोर भी होते चले गए, कमज़ोर होते चले गए। तो अब जब आदमी कमज़ोर होने लगता है, उम्र हावी होने लगती है ना, तब उसे अपने पापों का भी जो किए होते हैं, कुछ गलत काम किए होते हैं ना, उसका प्रायश्चित भी शुरू हो जाता है, रिग्रेशन भी आने लगता है, रिग्रेट करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही जरा होने लगा इधर ऑर्थर साहब को, और उधर क्या होता है कि स्वास्थ्य में, हेल्थ में भी एक गिरावट आने लगी। तो लोगों ने सजेस्ट किया, इधर बहुत शानदार प्रैक्टिस चलने लगी थी रॉजर चिलिंगवर्थ की। तो कई मिलने वाले थे ऑर्थर डिमेंसडेल के, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, रॉजर को अपने साथ रखने लगिए, ताकि रॉजर फिर आपकी देखभाल करता रहेगा, उसे मेडिकल का, मेडिसिन का अच्छा नॉलेज है। ऑर्थर को बात पसंद आई, उन्होंने रॉजर को ये प्रपोज़ल रखा कि रॉजर आप हमारे साथ रहने लगो। रॉजर को भी ज़रूरत, ये चाहता भी था कि कैसे भी करीब आएंगे तो हम इसमें जो शक है उसे अपने उस शक को पुख्ता करने के लिए उसे साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा किया, रॉजर खुशी खुशी ऑर्थर के साथ रहने लगा। अब रॉजर अपनी चालाकी से, अपनी कुटिलता से वो ढूंढने लगा कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्थर ही इस पूरे मामले में हो। अब रॉजर कई बार इसे अपनी चालाकी में फंसाने लगता था ऑर्थर डिमेंसडेल को। ऑर्थर के मन में कोई बुरा नहीं था, उसके मन में कुछ गलत नहीं चल इसके रॉजर को लेके था, उसे नहीं मालूम था कि रॉजर हमारे विषय में कुछ ऐसा सोच रहा होगा। होता क्या है, कई वक्त बीतता चला गया, लगभग 7 वर्ष का टाइम होने लगा था इस हेस्टर की वो सजा को हुए, और इधर पर्ल भी लगभग बड़ी होने लगी थी। अब इधर क्या होता है कि रॉजर को शक ज़्यादा होने लगा। तो एक दिन हेस्टर और रॉजर जब मिलते हैं तो वो हेस्टर कहती है रॉजर को कि देखिए, आपने जो हमारे साथ किया था और जो हमें वचन दिया था, अब मैं उस वचन से थोड़ा सा दूर निकलती हूँ, उस वचन को तोड़ती हूँ। आपने हमसे कहा था ना कि बताना नहीं कभी ये अपनी पहचान कि मेरे हस्बैंड हो। मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इसने ये कहा कि तुम्हारा जो गोद में बच्ची है वो ऑर्थर की ही है। लेकिन अब ऑर्थर की है, इस बात को फिर से डिनाई कर दिया हेस्टर ने। लेकिन हाँ, अब वो बात इसके दिमाग में आने लगी कि मुझे रॉजर को बता देनी, हेस्टर को कि ऑर्थर को ये बात बता देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वचन लिया था रॉजर से, रॉजर को भी बता दें। तो बताने लगी ये बात कि चुपके से अब मुझे ऑर्थर को बताना है। अब एक दिन होता है कि ऑर्थर डिमेंसडेल एक बार निकल रहे थे, एक जंगल से कहीं गए थे। जब वापस आए तो हेस्टर कहीं चुपके से वहाँ छिप गई। उसने छिप के ये बात बताई ऑर्थर को कि रॉजर तुम्हारे ऊपर एक बहुत गहन और एक बहुत सूक्ष्म नज़र रखे हुए है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पर्ल के पिता आप ही हैं, और एक्चुअली में है क्या कि रॉजर हमारा हस्बैंड है। ऑर्थर को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उसने हेस्टर को बुरा भला कहा, ये कहा कि तुमने अब तक इस लंबे टाइम तक ये राज छुपाए रखा और हम उस रॉजर को अपने साथ रखते रहे, तुमने कभी ये नहीं बताया कि रॉजर हमारा हस्बैंड है। लेकिन हेस्टर ने उसके इस बात को लेके क्षमा मांगी, बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वचन से बंध गई थी, मुझे रॉजर ने वचन ले लिया था कि ये बात कभी किसी को बताना नहीं। तो अब ये चल रहा है। तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, मैं किसी दिन जाके अब हम लोग अलग चले जाएंगे, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, दुनिया को नहीं सॉरी इस शहर को छोड़ जाएंगे, इस देश को छोड़ जाएंगे। लेकिन बार बार ये बात छोड़ने की कहता है तो ऑर्थर को लगता है कि जिस पद पर हम हैं और जो प्रतिष्ठा हमने अर्जित करी है वो वर्षों की मेहनत थी, हम इस सब को छोड़ के चले कैसे जाएंगे, ये भी ख्याल आते थे साथ ही साथ में। अब होता क्या है कि जब ये सोच रहा था, उसी दिन एक रात होता क्या है कि ऑर्थर चुपके से उसी मचान पर जाता है एक रात में, जिस मचान पर 7 वर्ष पहले हेस्टर खड़ी हुई थी, तमाम लोगों की भीड़ के बीच में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कि हाँ, ये मेरी इल्लीगल बेटी है।
अब ऑर्थर भी वहाँ पे खड़ा हो गया, अपने आप को ये बताने लगा कि हाँ ये पाप मैंने ही किया है, पर्ल मेरी ही बेटी है। लेकिन वो रात का अंधेरा था, कोई वहाँ पे था नहीं। उसी बीच में हेस्टर अपनी बेटी पर्ल को लेके आ जाती है। पर्ल को ऑर्थर कहता है कि मेरे पास आ जाइए। पर्ल पास में नहीं आती है, वो कहती है कि नहीं। लेकिन ज़्यादा कहने के बाद जब पर्ल पास में आ जाती है तो वो जो कहता है इस बात को कि हाँ हम तीनों ने ये हैं और ये बेटी हमारी है, हेस्टर भी एक तरह से हमारी अवैध रूप से पत्नी है। और इस बात को जब वो अपना पाप को, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं जाने वाला हूँ, तो कम से कम मैं ऊपर क्या हिसाब दूंगा, मैंने जो पाप किया है उसकी सज़ा यहाँ पे होनी चाहिए, वो सज़ा मुझे यहाँ पे लेनी चाहिए। और वो सज़ा वो खुद लेता है। उसी बीच में रोजर आ जाता है। रोजर आने के बाद वो कहता है क्या, वो देख लेता है इस सब काम को, ऑर्थर को इस तरह से करते हुए। जब इस तरह से ऑर्थर को करते हुए वो बोलता है, देखता है, इस चीज़ को देख लेता है, ऑर्थर भी समझ नहीं पाता इस बात को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर वो वापस चला जाता है, घर चला जाता है। और घर जाने के लिए रोजर भी बोल देता है, तो ये सारे लोग वापस चले जाते हैं। अब अगली सुबह होती है, क्योंकि उस टाइम तक एक स्पीच देना होता है, एक उपदेश देना होता है ऑर्थर को। तो इसके लिए वो तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हेस्टर को ये बता देता है कि पर्ल को लेके हमें इस जगह को छोड़ के अलग चला जाना है और एक प्लानिंग करनी है और हमें अपनी टिकट को बुक करना है। और उसने ऐसा ही किया। लेकिन तब तक कि हम जाएंगे उससे पहले हमें एक जो स्पीच देनी है, एक उपदेश देना है, वो देने के बाद सीधे हम एक जहाज़ से निकलेंगे। तो हेस्टर पहुंचती है उस जहाज़ पर और पर्ल उसके साथ होती है। लेकिन जहाज़ और उधर एक बड़े क्राउड को ऑर्थर संबोधित कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उस जहाज़ का कैप्टन कहता है हेस्टर को कि आप आ जाइए मैडम पर्ल को लेके, क्योंकि ऑर्थर जो है वो रोजर उसे साथ लेके आएगा। सारा बड़ा जो प्लान बन रहा था वो प्लान कैसा हुआ कि वो प्लान फेल हो गया। हेस्टर को ऐसा लगा क्या, ये सारा कुछ छूट गया है, सारा कुछ डिस्क्लोज हो गया है। जो हमने प्लान चुपके से जाने का किया था वो अब एक्चुअली बिगड़ गया है। रोजर को इस बात का पता लग गया है। अब आगे क्या है कि रोजर को जब ये प्लान पता लग गया तो उसने वहाँ जाने का कैंसिल कर दिया। इधर क्या होता है कि अब ऑर्थर की उम्र भी बढ़ने लगी। अब जिस काम के लिए वो रुका था वो उसका स्पीच पूरा होता है। अब इसके बाद ऑर्थर भी अब कहीं ना कहीं उम्र के पड़ाव पे आ जाता है और उसके जाने का वक्त आ जाता है। वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है उधर। अब उसके जाने के बाद और रोजर चिलिंगबर्ग की कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है। उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी को पर्ल के लिए लिख जाता है रोजर। आगे क्या होता है कि इस बात को दोनों लोगों की डेथ के बाद हेस्टर छोड़ के चली जाती है। हेस्टर पर्ल को लेके कहीं चली जाती है, काफ़ी दिन तक एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है। कुछ सालों के बाद एक बार फिर से हेस्टर आती है अपने उसी शहर में रहने के लिए। तब तक लेकिन अकेली आती है, पर्ल नहीं आती है उसके साथ। लोग उससे मिलने फिर आने लगते हैं हेस्टर के, क्योंकि हेस्टर दोबारा से आके उसी शहर में फिर रहने लगती है। लोग मिलने जुलने लगते हैं। कुछ दिन के बाद पर्ल के भी, क्योंकि लोग ये समझने लगते हैं कि शायद पर्ल की डेथ हो गई होगी, शायद पर्ल की शादी कर दी गई होगी। लेकिन हाँ, पर्ल की ना तो डेथ नहीं हुई थी, उसके पत्र आने लगते थे। इससे ये लगता रहा था कि पर्ल जो है इस दुनिया में है, जीवित है। इसके कुछ दिन के बाद हेस्टर जब आती है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद हेस्टर को ऑर्थर डिमेंसडेल की कब्र के बगल में ही दफना दिया जाता है और उसमें एक ही पत्थर लगाया जाता है जिसे हम टॉम कहते हैं। टॉम पे कुछ इस तरह का लिख दिया जाता है, ऑन अ फील्ड। लेकिन हाँ दोस्तों, हेस्टर की जो गले में लगा हुआ ए हमेशा बना रहता है। तो लिख दिया जाता है क्या, ऑन अ फील्ड सेविल द लेटर ए गिल्स। इस तरह का जो सेंटेंस था उस टॉम पे लिखा रहता है और हेस्टर भी दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नेथानियल सर अपने नॉवेल द स्कारलेट लेटर का एंड करते हैं। सो यस गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।